एमआर बायोलॉजी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बाकायदा जो एफएससी का कोर्स है फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, यानी 11th क्लास का और 12th क्लास का, ये बाकायदा स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि सर हमें ऐसे ट्यूटोरियल बनाएं फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो कोर्स है इसके मुताबिक, इसका जो सिलेबस है इसके मुताबिक, ताकि हम अपने टेस्ट के लिए जो हमारी कमिंग एंट्री टेस्ट है, यानी मेडिकल कॉलेज में एंटर होने का जो टेस्ट होता है या एमडी कैट है, तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स मतलब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और साथ साथ जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, टेस्ट के लिए तैयारी नहीं करते, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदा देगा। और मेरा कोशिश ये है कि जो कोर्स है, देखिए कोर्स सारे सेम है, अगर वो सिंध में है, बलूचिस्तान में है, या कश्मीर में है, या केपी का है, या पंजाब का है, या गिलगित का है, तो सारे सेम है, इसमें फ़र्क नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का जो नेशनल करिकुलम है ये सारे प्रोविंसेस पे अप्लाई होता है, वहाँ मतलब सारे कोर्सेज सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि फ़र्ज़ करें पंजाब में एक यूनिट नंबर 1 है, तो यहाँ पे केपी में फ़र्ज़ करें नंबर 2 पे होगी, सिंध में नंबर 3 पे होगी, ये फ़र्क है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंसेस है, टॉपिक सेम होगी क्योंकि हमारी करिकुलम सेम है, तो फ़र्क नहीं है। आपने क्या करना है, जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को अपने बुक में ढूंढना है, ना कि चैप्टर को ढूंढना है, टॉपिक को ढूंढना है, तो आपको फिर समझ आएगी इंशाल्लाह। देखिए ये जो इंडिया के स्टूडेंट्स है और इंडिया के लर्नर है, उनका और पाकिस्तान के कोर्सेज सेम है, डिफरेंस नहीं है। ब्रिटिश सिस्टम है दोनों में, तो कोर्सेज सेम है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज में बच्चे निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पे भी चैप्टर वगैरह का डिफरेंस होगी, बाकी इतना डिफरेंस नहीं है। तो अब सब के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी जो टाइम है इसको कीमती बनाओ। अपने टाइम आप मूवीज़ में, गेम्स में, ड्रामाज़ में ज़ाया करते, तो इससे बेहतर ये कि कुछ पढ़े, कुछ सीखे, आपको फ़ायदा देगा। तो मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ये केपी का कोर्स जो है इसमें चैप्टर नंबर 1 है सेकेंड ईयर बायोलॉजी में, लेकिन आप फर्स्ट ईयर की तरतीब से ले लें तो फिर चैप्टर नंबर 14 है। तो टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। बस स्टूडेंट्स और टीचर्स भी रेस्पायरेशन बोलते हैं, दरअसल ये क्लासिकल इंग्लिश था रेस्पिरेशन, अब मॉडर्न इंग्लिश में इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो आज के बाद हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। चलिए रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन अपने बुक्स में देखें और इसके साथ कंपेयर करें तो आपको समझ आएगी। रेस्पिरेशन, उर्दू में इसको हम तनफ़ुस कहते हैं। आपको तो पता है कि लिविंग बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती है। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी ग्रो करता है, आपकी बॉडी जो है मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन होती है। तो ये सारी सिस्टम्स मौजूद है आपकी बॉडी में, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती है इन सिस्टम्स की बदौलत। ये सिस्टम जब एक्टिव होते हैं, ये सिस्टम जब एक्टिविटीज़ सर अंजाम देता है, उस दौरान ये सिस्टम एनर्जी मांगता है। हमें पता है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है कि ये सिस्टम्स चलाएं, ठीक है। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एनर्जी आएंगी फूड से। और फूड कहाँ से आती है, फूड आपको पता है प्लांट से आती है। और प्लांट में ये एनर्जी फूड में कहाँ से आती है, तो हमें ये पता है कि हमारी जो सोलर सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का सन है। तो सन से एनर्जी आके जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है ये कैप्चर करते हैं और फूड में स्टोर करते हैं एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और फिर हम वो फूड हासिल करके अपने बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस फूड की ब्रेक डाउन करती है, और इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द कार्बन, उनको ब्रेक करके इससे एनर्जी निकालते हैं, और वो एनर्जी हम अपनी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं। अब ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में बायो एनर्जेटिक नाम पे एक चैप्टर पढ़ा था। इसमें आपने रिस्पिरेशन डिटेल में पढ़ा है कि रिस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए खुराक की ब्रेकडाउन होती है या ऑक्सीडेशन होती है, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और उससे एनर्जी निकलती है। तो ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ये वो वाला रेस्पिरेशन नहीं है।
मतलब ये रिस्पिरेशन का जो लफ्ज़ है बहुत बड़ा और ब्रॉड कंसेप्ट है। इसको जब मैं आपको पढ़ाऊँ ना तो एंड में आपको पता चल जाएगा कि रिस्पिरेशन का कंसेप्ट कितना ब्रॉड है और फिर इसके अंदर क्या है। तो आइए देखिए, रिस्पिरेशन असल में 3 स्टेप्स है इसकी, मतलब इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप of the respiration is known as a breathing। फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं और इसके साथ साथ वेंटिलेशन भी कहते हैं। अब ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग ये रिस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है इसका नाम है gaseous exchange। gaseous exchange। और थर्ड स्टेप का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग कैसे कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय ब्रीथिंग? ब्रीथिंग दरअसल आपकी जिस्म और एटमॉस्फेयर यानी आपके सराउंडिंग में जो है इनके दरमियान होती है। ब्रीथिंग में क्या होती है? ब्रीथिंग में एक एयर बॉडी में दाखिल होती है और एयर बॉडी से निकलती है। मतलब ये है कि द एंट्री एंड आउटिंग ऑफ एयर इनटू द बॉडी एंड आउट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग में मैंने किसी ख़ास गैस के जिक्र नहीं किया, न मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लिया, न मैंने ऑक्सीजन का नाम लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रीथिंग में एयर बॉडी में आती है और एयर बॉडी से निकलती है। ब्रीथिंग मीन द कमिंग ऑफ एयर इनटू द बॉडी एंड आउटिंग ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज ब्रीथिंग। इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि फ़र्ज करें ये एक लिविंग बॉडी है, ये एक लिविंग बॉडी है और ये इसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से एयर लिविंग बॉडी के अंदर आती है और फिर लिविंग बॉडी से एयर वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं व्हाट? ब्रीथिंग। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे एयर का जिक्र क्यों किया? क्योंकि जब आप सांस लेते हैं, ब्रीथिंग को सांस लेना कहते हैं उर्दू में, तो इस दौरान आप जब सांस लेते हो इस दौरान आपके जिस्म में यानी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन इंटर नहीं होता और ना आपके नोज़ को पता होता है कि हो ये ऑक्सीजन है, मैं ऑक्सीजन लूँगा। जब आप सांस लेते हैं तो मुख्तलिफ गैसेस आपकी लंग्स के अंदर जाते हैं। मिसाल के तौर पर उन गैसेस में क्या क्या शामिल है? यानी एयर में हमारे पास जो हम एंटर करते हैं या बाहर करते हैं, उस एयर में हमारे पास क्या शामिल होते हैं? उसमें हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, कुछ न कुछ मीथेन होता है और वगैरह वगैरह। तो ये गैसेस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है ये बॉडी में अंदर आती है और बाहर निकलती है। इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है? अंदर आने का पर्पस ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लाना होता है, लंग्स के अंदर लाना होता है। ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन हुई। अब लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाए तो इसके पीछे ब्लड वहाँ पे आती है। हमें पता है ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड है बॉडी में। ब्लड क्या करता है? ब्लड ऐसा करता है कि ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और सारी जिस्म को पहुंचाता है, जहाँ भी सेल मौजूद है उसको ऑक्सीजन देता है, ताकि वहाँ पे सेल क्या करे? ऑक्सीजन के ज़रिए सेलुलर रेस्पिरेशन करे, विच इज़ थर्ड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये किसका काम है? दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्लड to transport oxygen from the lungs
टू द होल बॉडी। और इसके साथ साथ ये ब्लड जब आता है तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है ताकि वो जिस्म से बाहर खारिज हो जाए। ठीक है। अच्छा, जब ऑक्सीजन लंग्स में आ जाए, लंग्स में, तो फिर वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज हमारे पास दो किस्म का है। गैस एक्सचेंज का मतलब क्या है? गैसों का तबादला। एक गैस का मिसाल के तौर पर एक गैस ये है, एक गैस ये है। ठीक है। तो ये गैस यहाँ आना और ये गैस यहाँ आना, इसको हम गैसों का तबादला कहते हैं। मीन व्हेन गैसेस रिप्लेस ईच अदर, दिस इज़ नोन एज गैसेस एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, ये गैस एक्सचेंज की मैंने कहा आपको कि दो किस्में हैं। एक हमारे पास है एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज, एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंजेस, और दूसरा हमारे पास है इंटरनल गैसेस एक्सचेंज। एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है? एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ह्यूमन में ले लो तो ह्यूमन में ये कहाँ पे होता है? लंग्स में। ठीक है। और इसके ज़रिए क्या होता है? एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज के ज़रिए क्या होता है? ऐसा होता है कि एक गैस, यानी मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ये ब्लड है, ठीक है, और ये लंग्स है। जब आप एयर को इनहेल करें, एयर को जिस्म के अंदर यानी लंग्स के अंदर लेके जाए, तो उस दौरान ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। कहाँ पे? लंग्स में। ठीक है। और ब्लड में जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, CO2। क्या होगा कि ये जो ब्लड है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगी लंग्स की तरफ, और ऑक्सीजन लंग से डिफ्यूज़ होगी किस तरफ? ब्लड की तरफ। ठीक है। यानी मतलब ये है कि ये गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगी, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएंगी, डिफ्यूज़ हो जाएंगी, और ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है एरिथ्रोसाइट्स में, रेड ब्लड सेल्स में, इसके साथ अटैच होके इसके ज़रिए सारे जिस्म में पहुंच जाएगी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज। एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज में क्या होता है कि लंग्स और ब्लड के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड से लंग्स में और ऑक्सीजन लंग से ब्लड में आता है। दिस इज़ द एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज। सेकेंड नंबर हमारे पास है इंटरनल गैसेस एक्सचेंज। इसमें क्या होता है? इंटरनल गैस एक्सचेंज में ऐसा होता है कि अब ब्लड ने तो ऑक्सीजन लंग से हासिल किया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद है। ब्लड ये ऑक्सीजन अपने साथ घुमाता है, सारे जिस्म में सर्कुलेट करता है। ठीक है। ब्लड, और दूसरी तरफ हमारे पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। व्हाट आर इंटरस्टिशियल फ्लूइड? मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इस तरह मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं। तो इन सेलों के माबैन, इन सेल्स के दरमियान फ्लूइड्स मौजूद होती हैं, एंड दीज फ्लूइड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक कैपिलरी गुजरा है इस तरह। कैपिलरी इज़ नॉट इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द सेल। तो क्या होगा जब ये दरमियान में, मैंने कहा आपको कि क्या मौजूद है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, ब्लड ने ऑक्सीजन लाए है लंग से। ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ पे डिफ्यूज़ होगी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज़ होगी। ठीक है। यानी तो ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा? ब्लड से ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ आएगा। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ फ्रॉम ब्लड टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड। तो आपने देखा कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है यानी सेल्स है, इसके दरमियान सेल्स मौजूद है,
और ब्लड के दरमियान भी गैसेस का एक्सचेंजेस होता है। इस एक्सचेंज ऑफ गैस को हम इंटरनल गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अब गैस यानी ऑक्सीजन ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है, वहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ होते हैं। फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द इनसाइड ऑफ सेल। ठीक है, सेल में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया। सेल तक जब ऑक्सीजन पहुँच गया तो सेल के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड का ऑक्सीडेशन होगा, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन फिर लास्ट स्टेप है मेन रेस्पिरेशन का। ठीक है, एक मैंने बात की है रेस्पिरेशन, एक सेलुलर रेस्पिरेशन, इनमें फ़र्क मौजूद है। आमतौर पर हम रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए भी, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी। ठीक है, लेकिन इन तमाम के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये तमाम इसकी स्टेप्स है, और ये जो स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन, हम आमतौर पर रेस्पिरेशन का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जब पहुंच गया ना, अब ऑक्सीजन सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, सेल के अंदर लेट से ये एक सेल है, इसके अंदर ये ऑक्सीजन मौजूद है जो कि ब्लड ने लाया है। ठीक है, और सेल में हमें पता है कि सेल में ग्लूकोज भी मौजूद होती है, यानी फूड मौजूद होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड की ऑक्सीडेशन होती है, और फूड से क्या बनता है, फूड से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी विच इज़ और मेन रिक्वायरमेंट। एटीपी का मतलब है एनर्जी। एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी करेंसी है। ये हमारे पास एनर्जी है, हमारा जो मेन मकसद है वो एनर्जी हासिल करना है। अब देखिए फूड जो था ग्लूकोज, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑक्सीजन की मौजूदगी में इससे निकल कर काइनेटिक एनर्जी यानी एटीपी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन विच अकर इनसाइड द सेल। और ये जो रेस्पिरेशन मैंने डिस्कस किया सेल में, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन की यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स, एक है एरोबिक, एक है एन एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है। एनारोबिक में ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, उसमें सिर्फ वन स्टेप होता है और उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एरोबिक में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, लैंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि आपने बायोएनर्जेटिक में डिटेल में पढ़े हैं। यहाँ पर हम ये सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस नहीं करते। वी डू नॉट स्टडी सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज ये आपने पढ़ा है बायोएनर्जेटिक में। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग और या गैस एक्सचेंजेस डिस्कस करेंगे। अब ये तो जनरल कंसेप्ट था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेस्पिरेटरी आर्गन्स है या ब्रीथिंग आर्गन्स है वो कौन से हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर मैं इनवर्टिब्रेट्स में यूनिसेलुलर अमीबा की बात करूं, तो जो अमीबा का नाम आपने सुना होगा, अमीबा इज़ यूनिसेलुलर। इसमें जो रेस्पिरेटरी आर्गन है या ब्रीथिंग आर्गन है वो असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन भी कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ज़रिए ये ब्रीथिंग करता है, तो ये इसका रेस्पिरेटरी आर्गन है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ लीच की और साथ साथ अर्थवर्म की, तो इनमें रेस्पिरेटरी आर्गन जो होता है वो स्किन होता है। और अगर मैं बात करूँ आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड्स में स्पेशल ट्यूब्स होती है, उनको हम बुक लंग्स कहते हैं, वो इनके रेस्पिरेटरी आर्गन होती है। इसी तरह अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेटरी आर्गन्स होते हैं वो ट्रैकिया होती है, इनमें ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो उनकी रेस्पिरेटरी आर्गन होती है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में
भी मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी आर्गन होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा पेसिफॉर्म का। तो पेसिफॉर्म यानी एक्वेटिक एनिमल्स में यानी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेटरी आर्गन होती है वो गिल्स होती है। अच्छा, कौन से पेसिफॉर्म में कौन से आते हैं? पेसिफॉर्म में हमारे पास फिशेस, ठीक है, और साथ साथ जो एम्फीबियंस के लार्वे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने नाम सुना होगा टेडपोल का। तो टेडपोल में भी गिल्स के ज़रिए ब्रीथिंग होती है। इसके बाद अगर हम टेट्रापोड्स की बात करें, टेट्रापोड्स क्या होते हैं? जिनके 4 लिम्स होते हैं, ठीक है। टेट्रापोड्स में हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे एम्फीबियंस, बिकॉज एम्फीबियंस आर द सिंपल्स इन टेट्रापोड। सेकेंड नंबर पर डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स और फोर्थ नंबर पे डिस्कस करेंगे मैमल्स, ठीक है। तो एम्फीबियंस में जो रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग आर्गन है ये मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। यानी जब एम्फीबियन लार्वल स्टेज में होते हैं तो लार्वा स्टेज में एम्फीबिया ब्रीथिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गिल्स, वाटर में होती है। जब ये लैंड पे आ जाए मैच्योर होने के बाद तो लैंड पे ये क्या इस्तेमाल करती है? लंग्स। और जब ये हाइबरनेशन में चला जाए तो हाइबरनेशन में ये स्किन को एज ए रेस्पिरेटरी आर्गन इस्तेमाल करते हैं। इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जब स्किन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में जो हमारे पास रेस्पिरेटरी आर्गन है ये क्या होते हैं? रेप्टाइल्स में लंग्स भी होते हैं, लंग्स भी यूज़ करते हैं और साथ साथ स्किन भी यूज़ करते हैं। और बाज़ रेप्टाइल ऐसे हैं, टर्टल और टर्टाइज और जो एलिगेटर्स है उनमें रेक्टल रेस्पिरेशन भी होता है। रेक्टम असल में जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका लास्ट पार्ट है, इनको हम सिंपली एनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। बर्ड्स ये तो कम्प्लेक्स है, तो बर्ड्स में लंग्स, ये सारे टेरेस्ट्रियल है तो इनमें लंग्स, और मैमल्स में भी रेस्पिरेटरी आर्गन के तौर पर लंग्स मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी आर्गन्स हैं मुख्तलिफ एनिमल्स में। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सरफेसेस कि रेस्पिरेटरी सरफेस होते क्या, व्हाट आर रेस्पिरेटरी सरफेसेस। रेस्पिरेटरी सरफेसेस वो जगह है, वो साइट्स है, वो एरिया है जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंजेस होते हैं। मतलब जिस जगह गैस एक्सचेंजेस होती है उन जगहों को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेसेस। दोज एरियाज which satisfy the requirements for the gaseous exchanges or where actual gaseous exchange take place with the environment are known as respiratory surfaces. Respiratory surfaces की अपनी properties है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे properties of respiratory surfaces. अब रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं? तो याद रखें रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के थ्रू जो गैस एक्सचेंजेस होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए होती है। और व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सही डिफ्यूजन और इफेक्टिव डिफ्यूजन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टीज़ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के कौन से हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है रेस्पिरेटरी सर्फेसेस शुड बी परमिएबल। परमेबिलिटी सबसे पहली प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, गैसेस और लिक्विड पास हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन।
यानी मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वहाँ से पास हो जाए तो उसको हम परमिएबल या परमेबिलिटी कहते हैं। मीन्स अगर आप प्लास्टिक ले तो प्लास्टिक इज़ नॉट परमिएबल बिकॉज प्लास्टिक से न गैस पास हो सकता है न जिससे वाटर या कोई और लिक्विड पास हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस शुड बी परमिएबल। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी ये है कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस ये थिन होंगे, थिन पतले होंगे। अगर रेस्पिरेटरी सरफेसेस थिन नहीं है तो फिर डिफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज जब डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन के लिए तकरीबन 1 मिलीमीटर और लेस मतलब थिकनेस चाहिए। ऐसा मेम्ब्रेन जो 1 मिलीमीटर या लेस हो, इससे सही डिफ्यूजन होगा। तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस की सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये थिन होगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई है वो रिच ब्लड सप्लाई या गुड ब्लड सप्लाई मौजूद होनी चाहिए। तो गुड ब्लड सप्लाई, दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है तो जब भी डिफ्यूजन होता है थ्रू रेस्पिरेटरी सरफेसेस मॉलिक्यूल डिज़ोल्व फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए रेस्पिरेटरी सरफेसेस ये मॉइस्ट होंगे। अगर रेस्पिरेटरी सरफेसेस मॉइस्ट नहीं है, अगर ये गीला नहीं है तो फिर डिफ्यूजन सही तरीके से नहीं होगा। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी ये है कि वहाँ पे गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म मौजूद होगा। ठीक है, अगर वेंटिलेशन सही नहीं है, अगर हवा का निज़ाम सही नहीं है, ब्रीथिंग नहीं होता, तब भी जो गैसेस है इनकी कमी आएंगी तो फिर भी सही जो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए वो डेवलप नहीं होगा। इसलिए गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म या गुड ब्रीथिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए। सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी लार्ज सरफेस एरिया। जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस है इनकी जो एरिया है ये लार्ज होना चाहिए। अगर ये एरिया लार्ज नहीं है तो फिर डिफ्यूजन की जो मतलब ज़्यादा डिफ्यूजन की चांस है, इफेक्टिव डिफ्यूजन की चांसेस वो कम होगी। क्यों? क्योंकि जब एरिया ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि गैसेस पास हो जाए और डिफ्यूजन आसानी से हो जाए। इसीलिए ये रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के प्रॉपर्टीज़ है। ये जो सरफेस एरिया है ये अगर आप लंग्स की देखें तो लंग्स की सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि जो लंग्स की टोटल सरफेस एरिया है ये तकरीबन एक टेनिस बॉल का जो ग्राउंड होता है, मतलब जो टेनिस बॉल होता है इसका जो ग्राउंड होता है इतना होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है सरफेस एरिया। तो इसलिए तो सही डिफ्यूजन होता है लंग्स में। अगर ये प्रॉपर्टीज़ किसी रेस्पिरेटरी सरफेस में मौजूद नहीं है तो इफेक्टिव डिफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था इन द सेकेंड ईयर बायोलॉजी इन द केपी कोर्स। सो आपने अपने बुक्स में ये चैप्टर निकाल के, ये टॉपिक निकाल के देखना है। आई होप कि आपको समझ आएगी। अगर आपको किसी जगह में मसला है, किसी टॉपिक में मसला है या कोई चैप्टर पहले करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। MR बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।